हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल्स में किस टाइप के या किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता या दोष। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले दोषों या अपूर्णता के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी भी पदार्थ का क्रिस्टलाइजेशन होता है या कोई भी पदार्थ ठोस में परिवर्तित होता है, तो होता क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित 3 डायमेंशनल पोजीशन को प्राप्त करते चले जाते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलाइजेशन में जो कणों की स्थिति होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि कोई एक कण या किसी भी कण के चारों तरफ जो वातावरण होगा, वातावरण का मतलब जो कण होंगे वो तो परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि हर कण की उसके पड़ोसी कण के सापेक्ष एक निश्चित पोजीशन होती है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से एक कण, फिर अगला, फिर उसके बाद फिर अगला, फिर अगला, और इस तरह से कण जो है अपनी जो स्थिति होती है, अपनी जो पोजीशन होती है उसको प्राप्त करते चले जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है, या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो कण यहाँ पर अगला आने वाला है वो यहाँ पर ना आ पाए और ये जगह जो है खाली छूट जाए और अगला कण यहाँ पर आ जाए, और अगला कण यहाँ पर छूट जाए और उसके बाद अगला कण यहाँ पर आ जाए, और इस प्रकार से कोई सॉलिड बने जिसमें कुछ पोजीशंस जो है वो अनऑक्यूपाइड हों, या कुछ पोजीशंस ऐसी हों जहाँ पर कण अपनी स्थिति नहीं प्राप्त कर पाया है। तो इसका जवाब है कि जब सॉलिड या किसी भी पदार्थ का क्रिस्टलीकरण होता है तो निश्चित ही ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कुछ कण जो है अपनी पोजीशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह की जो है दोष प्रकट हो जाते हैं ठोसों में। तो 0 केल्विन पर, 0 केल्विन जो ताप है ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन ताप पर किसी भी आयनिक ठोस में कोई दोष नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है 0 केल्विन से ऊपर, या हम बोलें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो ठोस होते हैं उनमें कुछ अपूर्णताएं या कुछ दोष प्रकट हो जाते हैं या पाए जाने लगते हैं। अब बात करते हैं कि ये ठोस में अपूर्णता या दोष क्या होते हैं या इनको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एनी डिसऑर्डरनेस और इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। जैसे किसी क्रिस्टल के घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन, अपूर्णता या दोष कहलाता है। जो नियमित उनकी पोजीशन होती है या जो नियमित क्रम होता है, उस नियमित क्रम में कोई भी विचलन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपूर्णता या दोष कहेंगे। आइए देख लेते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जो है फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है क्रिस्टल डिफेक्ट, या इसे हम डिफेक्ट इन सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। तो सॉलिड का डिफेक्ट या क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है, ये जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है बिंदु दोष, जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। और तीसरा होता है रेखीय दोष, या जिसे हम लिनियर डिफेक्ट कहते हैं। आपके कोर्स में या क्लास 12th में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट नहीं है और लिनियर डिफेक्ट नहीं है। आपके कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। एक होता है स्टाइकियोमितीय दोष, जिसे हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। अब देख लेते हैं स्टाइकियोमितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। तो ये जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये जो है स्टाइकियोमितीय दोष के टाइप है। अब देखते हैं नॉन स्टाइकियोमितीय दोष कितने टाइप का होता है। तो ये भी जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट के बारे में।
पॉइंट डिफेक्ट को एटमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणविक दोष या बिंदु दोष। तो परमाणविक दोष या बिंदु दोष क्या होते हैं? तो डेफिनेशन क्या होती है? इन दिस डिफेक्ट्स एनी एटम लूजेस इट्स एक्चुअल साइट लीविंग बिहाइंड अ वैकेंट पॉइंट। किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो अपनी एक्चुअल साइट को छोड़कर चले जाते हैं और उस क्रिस्टल में जो है कुछ साइट जो है खाली बच जाती हैं, जिनको वैकेंसी कहते हैं। और इस तरह के जो दोष होते हैं उनको पॉइंट डिफेक्ट या एटमिक डिफेक्ट कहा जाता है। दिस इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिनको हम स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिनको हम नॉन स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं। देखते हैं क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Those defects in which cations and anions are in same ratio in crystal as in their chemical formula। तो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है उस केमिकल फार्मूले में जो रेशियो होता है आयंस का वो डिफेक्ट के बाद भी बरकरार रहता है। अब कैसे बरकरार रहता है आइए देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl में आप देखिए यहाँ पर सोडियम और जो क्लोराइड आयन है उनका रेशियो क्या है? ये है 1:1। रेशियो 1:1 है। अब हम देखते हैं NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये हो गया Na, ये हो गया Cl, ये हो गया Na, ये हो गया हमारा Cl, ये हुआ Cl, ये हुआ Na, ये हुआ Cl, ये हुआ Na। इसके नीचे ये हो गया हमारा Na, ये हुआ Cl, ये हुआ हमारा Na और ये हो गया हमारा Cl। ये जो है हमारे पास NaCl का एक कोई क्रिस्टल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इस क्रिस्टल में कितने सोडियम आयंस हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है आपका अंडरस्टूड है, आप इसको समझ लीजिए कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सोडियम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6Na+। उसके बाद Cl कितने हैं? क्लोराइड आयन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब क्लोराइड आयन हो गए हमारे पास यहाँ 6Cl-। अब देखिए क्या इस क्रिस्टल में जो कंपाउंड का रेशियो है वो फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। हम 6 कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो है हमारा जो रेशियो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का वो कितना है? वो 1:1 का है। अभी इसमें कोई दोष नहीं आया है क्योंकि अपनी एक्चुअल साइट पर वास्तविक स्थिति में सारे आयंस प्रेजेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। कैसे? यहाँ से एक सोडियम आयन गायब हो गया और यहाँ से एक जो है क्लोराइड आयन गायब हो गया। अब देखो यहाँ पर ये साइट खाली हो गई है और ये साइट भी खाली हो गई है, तो वैकेंसी हो गई। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब क्या होता है, अब देख लेते हैं सोडियम कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सोडियम है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5Na+। क्लोराइड आयन कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5, तो 5Cl- है। अब इनको जो है हम इनको सिंपल रेशियो बनाते हैं, तो सिंपल रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? सिंपल रेशियो बनाने पर भी 1:1 रेशियो ही आएगा। तो देख लिया आपने, यहाँ पर डिफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है लेकिन जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का वो अभी भी बरकरार है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टोइकियोमितीय दोष। तो बच्चों स्टोइकियोमितीय दोष या स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो आपका होता है दो टाइप का। दो टाइप का क्या, हमें पढ़ना दो टाइप का है। कौन सा? एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शॉर्टकी। तो उन्होंने क्या किया था, इस डिफेक्ट के बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो उन्हीं के नाम पर इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? तो इन दिस डिफेक्ट कैटायनिक वैकेंसी इज कॉम्पनसेटेड बाय एनायनिक वैकेंसी, जिसमें जो धनायनिक रिक्तियां हैं वो ऋणायनिक जो रिक्तियां हैं उसके बराबर होती हैं। मतलब जितने धनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के जाते हैं उसके बराबर ही ऋणायन भी अपनी लैटिस साइट को छोड़ देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं NaCl, KCl, KBr और AgBr। देख लेते हैं। हमारे पास ये है NaCl का एक क्रिस्टल है। अब इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट कब क्रिएट होगा? अगर यहाँ से इस लैटिस साइट से एक Na+ चला जाता है, इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं कहेंगे।
लेकिन जब एक Na+ जाने के बाद इसी क्रिस्टल से किसी लैटिस साइड से एक Cl- भी चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो कैटायनिक वैकेंसी थी उसके बराबर ही एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ऐसे डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, एग्जिबिटेड बाय दोज आयनिक क्रिस्टल्स विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। ये ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो क्रिएट होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर इस क्रिस्टल से एक Na+ के जाने के बाद Cl- ना जाए तो इस क्रिस्टल का जो नेट चार्ज होगा वो -1 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी न्यूट्रल नहीं है, मेंटेन नहीं है। ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। लेकिन अगर एक Na+ जाने के बाद इसका एक Cl- भी चला जाता है तो ये जो क्रिस्टल है ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिबिटेड बाय दोज आयनिक क्रिस्टल्स विच हैव कैटायंस एंड एनायंस ऑफ सेम और नियरली सेम साइज। जब ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होता है जिनमें जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है उसका जो साइज होता है वो लगभग बराबर हो या नियरली सेम हो, तो ऐसे क्रिस्टल्स में शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है या होने की संभावना होती है। आइए बच्चों देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टोइकियोमितीय दोष का दूसरा टाइप जो हमको पढ़ना है, उससे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकल, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो उन्हीं के नाम पर इस दोष को फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। देख लेते हैं क्या होता है। तो मोस्टली कैटायंस लीव देयर लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द सेम क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल से जो कैटायंस होते हैं, मीन्स जो धनायन होते हैं, वो अपनी एक्चुअल साइट को छोड़ देते हैं और उसी क्रिस्टल के किसी अंतराकाशीय स्थान में अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो धनायन होता है वो उस क्रिस्टल को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, बल्कि उसी क्रिस्टल में जो अंतराकाशीय स्थान होता है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उन्हीं के बीच में कहीं पर अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जो एक्चुअल साइट होती है धनायन की, जो धनायन की जो एक्चुअल साइट है वहाँ पर एक वैकेंसी या वहाँ पर एक रिक्ति क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, और वही जो धनायन होता है वो अंतराकाशीय स्थान में अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से इस दोष को विस्थापन दोष या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है इसके। तो एग्जाम्पल्स में AgBr है, ZnS है, AgI है और AgCl है। ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो सबसे नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। जो क्रिस्टल होता है उसकी जो विद्युत उदासीनता है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि जो धनायन होता है वो अपनी लैटिस साइट को तो छोड़ता है लेकिन क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाता है, तो इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता है क्रिस्टल की वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिबिटेड बाय दोज क्रिस्टल्स विच हैव लार्जर साइज ऑफ एनायंस दैन कैटायंस। ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ये ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनके पास जो एनायन है या जिसे हम ऋणायन कहते हैं, ऋणायन का जो साइज होता है वो धनायन के साइज से बड़ा होता है। तो ऐसे क्रिस्टल्स में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। बच्चों अब पढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमितीय दोष। तो क्या होते हैं नॉन स्टोइकियोमितीय दोष, देख लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट द रेशियो ऑफ आयंस इज नॉट सेम एज द रेशियो ऑफ आयंस इन द आइडियल केमिकल फॉर्मूला। ये जो नॉन स्टोइकियोमितीय दोष होते हैं, इन दोषों में जो क्रिस्टल में आयनों का रेशियो होता है ये सेम वही रेशियो या उसी रेशियो के समान नहीं होता है जो उस पदार्थ के केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे जो दोष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन स्टोइकियोमितीय दोष। देख लेते हैं नॉन स्टोइकियोमितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या
धातु न्यूनता दोष। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट या धातु आधिक्य के दोष है वो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या तो क्रिस्टल में जो है कोई जो ऋणायन है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के चला जाए तो धातु हमारा बढ़ जाएगा, या फिर किसी इंटरस्टिशियल साइट पर कोई एक्स्ट्रा मेटालिक आयन जो है अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, तो इस तरह से जो है उस क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाएगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसे कहते हैं ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। होता क्या है, एनायन लीव्स इट्स लैटिस साइट, दिस लैटिस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। किसी क्रिस्टल में जो एनायन होता है वो अपनी एक्चुअल लैटिस साइट को छोड़ देता है और उस लैटिस साइट पर इलेक्ट्रॉन आकर अपना अधिकार कर लेता है या उस पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे जो है हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये कोई एक क्रिस्टल हमारे पास है जिसमें जो पॉजिटिव है वो हमारा जो है धनायन को प्रदर्शित कर रहा है और जो नेगेटिव वाला स्फेयर है वो हमको जो है ऋणायन की पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हैं इस क्रिस्टल से एक जो है ऋणायन अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाता है। अब जब इस पोजीशन को ऋणायन छोड़ के चला जाता है तो यहाँ पर जो मेटल है या पॉजिटिव आयन है उसका जो रेशियो है या जो उसका नंबर है वो जाएगा बढ़। लेकिन अब क्या है, इसकी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। तो क्या होता है, उस नेगेटिव आयन या ऋणायन के चले जाने के बाद उस पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है और इस तरह से इस क्रिस्टल में एक एनायन तो कम हो जाता है, लेकिन उस एनायन के बराबर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारे पॉजिटिव आयन हैं या जो धातुएं हैं वो जाएंगी बढ़। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऋणायन रिक्ति के कारण धातु की अधिकता वाला दोष। ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर जो है अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार के रंग की उत्पत्ति हो जाएगी। मीन्स ये जो आपका क्रिस्टल है ये एक विशेष प्रकार के रंग का चमकने लगेगा। तो देखते हैं, दिस एनायनिक साइट इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक कलर टू क्रिस्टल। इस एनायनिक साइट की वजह से या एनायनिक वैकेंसी की वजह से इस क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाएगी, विच इज कॉल्ड एफ सेंटर। उसे हम एफ सेंटर कहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फर्बेंजेंटर। एक वर्ड जो हमारा एफ है, ये जो एफ आया है, एफ सेंटर में जो एफ आया है इसका मतलब होता है फर्बेंजेंटर। फर्बेंजेंटर जो है एक जर्मन टर्म है या जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कलर फॉर्मिंग पोजीशन या कलर फॉर्मिंग सेंटर, रंग की उत्पत्ति करने वाले केंद्र। जिसका जो एफ होता है फर्बेंजेंटर, फर्बेंजेंटर की मीनिंग होती है रंग उत्पन्न करने वाले केंद्र। तो आइए देख लेते हैं एफ सेंटर्स क्या होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं एफ सेंटर्स क्या होते हैं। एफ सेंटर को, जैसे आपको पता है कि एफ सेंटर को हम बोलते हैं कलर फॉर्मिंग सेंटर। होता क्या है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, देखिए जब किसी भी सॉल्ट को, मीन्स आप NaCl KCl या LiCl को ले लीजिए, जब किसी भी मेटल के सॉल्ट को उसी मेटल के वेपर में हम रखते हैं तो वो जो क्रिस्टल होता है सॉल्ट का वो एक विशेष प्रकार का कलर देने लगता है या एक विशेष प्रकार के रंग से चमकने लगता है। जैसे अगर ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसको हम सोडियम की वेपर में रखें तो सोडियम की वेपर में रखेंगे तो जो सोडियम के एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी सरफेस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो आपके सोडियम एटम्स हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, पूरे क्रिस्टल के ऊपर जमा हो जाएंगे। अब होगा ये जो आपके एनायंस हैं ये इस क्रिस्टल से मूव करना स्टार्ट करेंगे सरफेस की तरफ। सरफेस की तरफ जाकर क्या करेंगे, ये सोडियम से रिएक्ट करेंगे। जब ये Cl- जो है जाकर Na+ से रिएक्ट करता है तो Na क्या करता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इस तरह से सोडियम के ऊपर आ जाता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये जो NaCl का मॉलिक्यूल बनता है ये इसी क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है या जमा हो जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम रिलीज करता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस
एनायनिक साइट पर जाकर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन आके इस एनायनिक साइट पर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो ये क्रिस्टल क्या करता है, एक विशेष प्रकार के रंग को प्रदर्शित करने लगता है या शो करने लगता है। देख लेते हैं, जब NaCl को हम सोडियम की वेपर में रखते हैं तो ये एक पीला रंग प्रदर्शित करने लगता है। जब KCl या पोटेशियम क्लोराइड को हम पोटेशियम की वेपर में रखते हैं तो ये वायलेट कलर शो करता है। और जब LiCl को हम लिथियम की वेपर में रखते हैं तो ये पिंक कलर शो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होते हैं एक्सेंटर या कलर फॉर्मिंग सेंटर्स। अब देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटालिक कैटायन इन इंटरस्टिशियल। अभी तक क्या था, अभी तक जो मेटल एक्सेस हो रहा था या जो धातु की अधिकता हो रही थी क्रिस्टल में, वो एनायन की अपनी साइड छोड़ने के कारण हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल है उस आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो मेटालिक कैटायन है या धातु का धनायन है वो इंटरस्टिशियल या अंतराकाशीय अवकाश या अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, एंट्रैप हो जाता है। अब इस मेटल या बढ़ी हुई मेटल को न्यूट्रल करने के लिए इसी क्रिस्टल में किसी दूसरी लैटिस साइट पर एक इलेक्ट्रॉन भी आकर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्या होता है कि इस क्रिस्टल में धातु या मेटल तो बढ़ जाती है लेकिन वो क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रल हो जाता है। तो क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होता है लेकिन जो धातु होती है या जो मेटल होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटालिक कैटायन इन इंटरस्टिशियल। अंतराकाशीय अवकाश में धातु धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। देख लेते हैं, द एक्स्ट्रा कैटायनिक चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन coming to any interstitial in the same crystal. If any metallic cation entrapped into the interstitial of the crystal, then the number of electron which is equal to the charge on metal come to the interstitial of the same crystal, and this way the electrical neutrality or the electric charge is maintained, but the metal gets access in this crystal, so it is called metal access defect. बात करते हैं हम metal access defect due to extra metallic cation in interstitial के एग्जाम्पल की। ZNO ये एक एग्जाम्पल है metal access defect due to extra metallic cation in interstitial sites का। तो जो वाइट, ये जो आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है ये एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक येलो कलर शो करता है, ये एक येलो कलर शो करता है। रीज़न क्या होता है, जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो एक रिएक्शन होती है ZNO। इसको जब हम हीट करते हैं एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसमें Zn2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो जो Zn2 प्लस आयन है ये क्या करता है, ये क्रिस्टल के किसी साइट पर, क्रिस्टल के किसी एक इंटरस्टिशियल साइट पर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। जो लैटिस साइट वाले जिंक आयन हैं उनकी बात नहीं है, कोई एक एक्स्ट्रा जिंक आयन जो है वो क्या करता है, वो आके इस क्रिस्टल के इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। हम इसको अगर बोलें ऐसे Zn2 प्लस बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको प्लस दिखाया है, इन प्लस को आप ये मान लीजिए ये Zn2 प्लस है सारे सारे, और ये जो है आपका ऑक्सीजन डाइवेलेंट एनायन है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो जिंक आयन है वो आके इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये भी इसी क्रिस्टल के किसी इंटरस्टिशियल में आके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मान लिया इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर देखा जाए तो इस क्रिस्टल में क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा Zn बढ़ गया है, जो जिंक आयन है वो एक्स्ट्रा हो गया है इस क्रिस्टल में, लेकिन जो एक्सेस का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज कर लिया है। अब ये जो आपका क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसमें जो है जिंक जो मेटल है वो बढ़ चुकी है या एक्सेस में हो चुकी है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटालिक कैटायन इन इंटरस्टिशियल्स,
का बेटर एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। तो सबसे पहला हमको यहाँ पर पढ़ना है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, किसी धातु रिक्ति के कारण। नंबर 2 हमको पढ़ना ड्यू टू एक्सेस एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, किसी अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त एनायन के कारण। ये ऐसे मेटल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। तो आइए देख लेते हैं कैटायनिक वैकेंसी के कारण धातु न्यूनता दोष। जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं FeO, FeS, NiO, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और निकल ऑक्साइड। तो ये जो हमारे एटम्स हैं या ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो फेरस है और जो निकल है, ये दोनों क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है फेरस ऑक्साइड का। हमारे पास फेरस ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जहाँ पर एक साइड पर फेरस डाइवैलेंट कैटायन है, एक पोजीशन पर ऑक्सीजन 2-, एक पे फेरस 2+, फिर ऑक्सीजन 2-। तो ये क्या होता है, अल्टरनेट ऑर्डर पे फेरस आयन होते हैं और अल्टरनेट ऑर्डर पे हमारे पास ऑक्सीजन के आयन्स होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हमें दिखाना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या होता है कि किसी एक पोजीशन से जो फेरस होता है वो क्या होता है, मिसिंग हो जाता है। जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि इस पोजीशन पर फेरस जो है अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाता है और यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाती है। अब जब वैकेंसी हो जाती है तो देखिए, अभी तक जब फेरस था तो फेरस और ऑक्सीजन दोनों बराबर बराबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरस थे और 8 ही ऑक्सीजन है। तो जो चार्ज था वो न्यूट्रल था, या चार्ज जो था वो बैलेंस था। लेकिन जब यहाँ पे फेरस जो है मिसिंग है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा एनायन है, वो बढ़ चुका है। अब होगा क्या, इस जो बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है किसी को, तो इस बढ़े हुए चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो हमारे नेबरिंग वाले आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देते हैं। अब ये जो बगल वाला फेरस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये क्या बनाएगा Fe3+। ये बन गया Fe3+। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर जब Fe2+ गया था तो हमको 2 पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करना है। तो यहाँ पर जब एक फेरस ने Fe2+ से एक Fe3+ बनाया है तो एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्पनसेशन हो चुका है। अब क्या करना है, जो एक इसी क्रिस्टल से एक फेरस क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को और चेंज कर देगा। अब हमारे पास ये वाला जो फेरस था, ये क्या करता है, ये भी Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही 2 फेरस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते हैं, वैसे ही जो बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटायनिक वैकेंसी की वजह से जो मेटल होते हैं वो घट जाते हैं और एनायंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये जो दोष होता है इसे बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। दूसरा हमारे पास है एक एग्जाम्पल है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। जैसे वहां पर धातु अधिकता दोष में एक अतिरिक्त धनायन क्या करता था, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता था, उसी तरह क्या होगा यहाँ पर धातु न्यूनता दोष में इस क्रिस्टल में जो रेगुलर साइट है सब जगह पे, तो हमारा जो रेगुलर हमारे आयन थे वो अपनी पोजीशन पर पाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी एक इंटरस्टिशियल में दौड़ के कहीं से, इसको बराबर कर लेते हैं, इस क्रिस्टल में क्या होता है, दौड़ के कहीं से एक एक्स्ट्रा एनायन जो है वो आके यहाँ पे बैठ जाता है। ये यहाँ पे आके बैठ गया, ये बना लिया 2- बना लिया, बैठ गया। अब जैसे ही यहाँ पर O2- आके अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा तो इस क्रिस्टल का जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को भी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नेबरिंग आयंस हैं या नेबरिंग जो कैटायंस हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देते हैं और जो बढ़े हुए चार्ज को कॉम्पनसेट कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जब फेरस और ऑक्सीजन बराबर बराबर हैं इस क्रिस्टल में, तो जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है क्या है, बैलेंस है। लेकिन जब यहाँ पर इस पोजीशन पर
एक ऑक्साइड आयन और आ जाता है तो इस क्रिस्टल में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इस दो यूनिट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हमारे नेबरिंग कैटायंस हैं, नेबरिंग फेरस आयंस हैं, वो क्या करते हैं, एक फेरस आयन क्या करता है, Fe3+ बनाता है और इसी क्रिस्टल में से किसी एक फेरस के द्वारा Fe3+ बना दिया जाता है और जो बढ़ा हुआ इंटरस्टिशियल एनायनिक चार्ज था वो बराबर हो जाता है। तो ये होता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में।